स्टूडेंट्स, हमने पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने उसकी डेफिनेशन की बात की, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की थी हमने। तो अब इसी के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास एक एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, उसकी हम बात करेंगे। और एटमॉस्फेयर के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी जो टेन कैसे होती है, उसको हमने देखना है। छोटी सी दो एग्जांपल्स है। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो आज है लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको हमने स्टडी करना है। तो उससे पहले हम छोटी सी एग्जांपल्स, हमारे पास दो थी, केमिकल इक्विलिब्रियम की, डायनामिक इक्विलिब्रियम की, उनको हमने स्टडी करना है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। हमारे पास एक गैस है, इसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं, किसी क्लोज कंटेनर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस में इस गैस को डालें, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास गैस बनती है। हमें कलर अपीयर होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होता है उस कंटेनर के अंदर। और ये रेडिश ब्राउन कलर आता कैसे है? ये आता है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से दो मोल बनता है। यानी ये जो रेडिश ब्राउन कलर होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है जब वो डीकंपोज हो जाती है। हमने बात की थी इसमें रिएक्शन की बात की। अब इसी तरह अगर हम दोबारा से, ये था हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, सिंगल रिएक्शन। अब अगर हम 2 मोल लें हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, उसको दोबारा से हम रिएक्ट करवाएं किसी भी कंटेनर के अंदर, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा? डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि हमारे पास कलरलेस गैस होती है। ठीक है जी, दोबारा से बात सुन रहे हैं कि हमारे पास डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड एक गैस है जो कि कलरलेस गैस है। उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखते हैं कंटेनर के अंदर, जिसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होता है। और वो कलर किस वजह से होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। 2 मोल उसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के बन जाते हैं। अब अगर रिवर्सिबली उसको देखा जाए तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या करती है, जो उसको अगर रिएक्ट किया जाता है तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड गैस बन जाती है, जो कि कलरलेस गैस है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास अगर वो कलर रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है, तो इट्स मीन कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो गया है? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिवर्सिबिलिटी है वो कैसे होती है, यानी इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ओजोन गैस, आपको सबको पता है कि ओजोन गैस मौजूद होती है और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसेज हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। अब सपोज हमारे पास जो गैस है, ओजोन ऑक्सीजन गैस है, वो उसका कलर है ब्लू। ये हमारे पास ओजोन ऑक्सीजन मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो हमारे पास ओजोन गैस है उसके हमारे पास जो कलर है वो रेड कलर है, O3। अब होता क्या है, ये जो ओजोन ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करती है? ये रिएक्ट करती है एक खास टेम्परेचर के ऊपर, क्या बन जाता है जी? ओजोन गैस बन जाती है। जब इनिशियली क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस है रिएक्ट करेगी, स्लो रिएक्शन फास्ट होगा, तो ये क्या करेगी? तेजी से ओजोन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब ओजोन दोबारा से क्या करेगी? रिएक्ट करके डीकंपोज होके ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब ये दोनों रिएक्शन होंगे। अब इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल जो इक्विलिब्रियम है वो आती कैसे है? जब हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेज पे जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, तो टाइम के साथ साथ रिएक्शन स्लो हो जाता है, तो उसके नतीजे में हम कैसे बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे आती है? तो इसके लिए हमने बात याद रखनी है कि हमारे पास एक फर्स्ट रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और दूसरा हमारे पास रिएक्शन होता है रिवर्स रिएक्शन। अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो इनिशियल स्टेज के ऊपर क्या होता है? जब फॉरवर्ड रिएक्शन है, इनिशियल स्टेज में हमने बात की थी, कोई भी जो रिएक्शन होता है इनिशियल स्टेज में जैसे ही वो चलना शुरू होता है तो वो फास्ट होता है, और टाइम के साथ साथ वो क्या होता है? स्लो होना शुरू हो जाता है। अब अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की हम बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शन की, रिवर्स रिएक्शन की बात करें, तो क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट चलेगा, लेकिन साथ साथ क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट हमारे पास होगी वो बैक रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। पहले हमारे पास क्या थे? रिएक्टेंट्स थे, जो कि किस में कन्वर्ट हुए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। फिर क्या होगा? अगर इसको रिवर्सिबल रिएक्शन शो करें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट क्या करेगी? बैक रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब
पहले क्या हुआ, स्टार्ट में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट में स्पीड से फास्ट रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब इक्विलिब्रियम आने से पहले क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही प्रोडक्ट बनेगी, इनिशियल स्टेज पे हमारे पास प्रोडक्ट जीरो थी और रिएक्टेंट हमारे पास ज्यादा थे। जब स्पीड तेज हुई, रिएक्शन तेज चला, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनना शुरू होगी। कुछ प्रोडक्ट बनेगी, उसके बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट बैक रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन की बात करनी है, जब प्रोडक्ट क्या करेगी, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होगी। तो हमने बात की है रिएक्शन की, कि रिएक्शन क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे फास्ट होता है। तो ये जो प्रोडक्ट जब दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी तो तब भी क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। अब दोनों रिएक्शन को हम सेम टाइम अगर बात कर लें तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन हमारे पास मौजूद है। इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट क्या होगा, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो फास्ट चलेगा और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट होगी वो एज रिएक्टेंट काम कर रही होगी, तो वो भी क्या करेगी, स्पीड से बैकवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगी। अब सेम द टाइम होगा क्या कि टाइम के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो स्लो हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा, उसका जो रेट होगा वो फास्ट होगा। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, जब वो एक टाइम बिल्कुल ऐसा आएगा कि जब जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो स्लो होगा, जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका जो रेट होगा वो फास्ट होगा। एक टाइम पे आके वो दोनों इक्विलिब्रियम पे, यानी दोनों का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हमारे पास थी जो दो एग्जांपल्स थी। एक हमने एग्जांपल देखी है जी डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की, कि उसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें रेडिश ब्राउन हमारे पास कलर अपेयर होता है कंटेनर के अंदर, जो कि जिस वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को अगर दोबारा हम रिएक्ट करवाएं तो क्या होती है, वो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि कलरलेस गैस है। इसी तरह ओजोन और ऑक्सीजन की हमने बात की, रिवर्सिबिलिटी इन एटमॉस्फेयर, तो ऑक्सीजन क्या करती है, वो रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर के अंदर और ओजोन बनाती है, ठीक है। अब इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी उस स्फीयर के अंदर, उसके बाद क्या होगा, ओजोन थोड़ी कम होगी और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता रहेगा, चलता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ओजोन की जो मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, वो कन्वर्ट तो एक दूसरे में होते रहेंगे, लेकिन वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी उस रीजन के अंदर जो उनकी दोनों की कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स थी स्टूडेंट्स, इनको आपने देखना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है केटो गुलबर्ग, जो कि 1836 में पैदा हुआ और 1902 के अंदर फोर्थ हुआ है, और दूसरा हमारे पास है पेटर वेग या वेज भी उससे पढ़ते हैं, और इसका जो पैदा हुआ है 1833 में और इसकी डेथ हुई है 1900 के अंदर। इन दो लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या काम किया, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, उसको हम देखते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में, पहले लिख के आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant A and concentration of reactant B. रेट ऑफ रिएक्शन क्या, हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो दोनों का रेट है वो इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, और इसकी जो पावर है रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, व्हिच आर द कोफिशिएंट्स। अब ये कोफिशिएंट्स का, इसके लिए हम पहले एक रिएक्शन जनरल रिएक्शन लेते हैं A प्लस बी, और इसके मुकाबले में नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है C प्लस डी बन जाती है। रिएक्शन होता है तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, क्योंकि रिवर्सिबल फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों की बात करेंगे, तो हमारे पास इस स्टेज पे जाके देखें, अगर हम तो फॉरवर्ड रिएक्शन जब होगा तो इसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन rate of forward direction reaction or is directly proportional to the concentration of A and concentration of B, क्योंकि ये हमारे पास क्या रिएक्टेंस है। और अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है जी, वो कहते हैं, दोनों कहते हैं जी हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन जो उनकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट के।
चलिए स्टूडेंट्स, आपको याद हो हमने बात की थी फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रिवर्सिबल रिएक्शन था, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो रेट है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ से इस मैथमेटिकल फॉर्म से हमें क्या पता चलता है कि जो फॉरवर्ड रेट है, यानी हमारे पास दो रिएक्शन हो रहे होते हैं, जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, बैकवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में जो हमारे पास रेट होता है वो किस चीज का, रिएक्टेंट्स का, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, रेट रिएक्टेंट के अमाउंट पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और इसमें अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की हम बात करें तो उसमें जो हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वो भी कंसंट्रेशन पे। और उसके लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म आएगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी, इन पे डिपेंड करता है। यानी हमारे पास कोई चीज स्टूडेंट्स, अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय के लिए हमें क्या चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, ये चीजें होंगे तो चाय बनेगी ना। तो हमारी चाय किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह आग भी हमारे पास है, तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों की बात हुई। अब ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है, इसको हम हटाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है विच इज इक्वल टू KF, हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट आता है, जो कि क्या है KF, और आ जाएगा A कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ P। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली रिवर्सिबल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो उसके नतीजे में क्या आएगा, हमारे पास KR और कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D हमारे पास आएगा। अब ये हमने जनरल रिएक्शन की बात की कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, अगर होल दोनों को सेम टाइम हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कब आती है, इक्विलिब्रियम हमारे पास आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास KF कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, जबकि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन हमारे पास है KR कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। ये है हमारे पास, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट होता है वो सेम होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास एक KR जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो A और B की जो कंसंट्रेशन है इसको हम नीचे डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लिखते हैं, क्या हमारे पास आ जाएगा KF ओवर KR which is equal to concentration of C and concentration of D over concentration of A और concentration of B, ठीक है, इक्वल आ जाता है। अब जो हमारे पास KF ओवर KR, यानी जो KF की रेशो और KR की जो रेशो है इसको हम कहते हैं KC, यानी कि होल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KC से, which is equal to, मतलब हम लिख लेते हैं KF ओवर KR is equal to KC। तो हम क्या करेंगे, KC इसकी जगह KC को पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B हमारे पास आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स, अब अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर कोएफिशिएंट्स दिए हो, क्या दिए हुए हो, कोएफिशिएंट्स दिए हुए हो, तो तब हम क्या करते हैं, जो हमने बात किया यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर के द रेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स राइज टू द पावर व्हिच इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट। तो वो कोएफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, उनको हमने देखना है। अगर हमारे पास सपोज कोई रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन यही ले लेते हैं हम, A प्लस B हमारे पास रिएक्टेंट्स है और इसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट हमारे पास क्या इसकी प्लस D है। अब A के साथ कोएफिशिएंट होगा A, B के साथ होगा B, C के साथ C और D के साथ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हम KC वाली इक्वेशन को ले लेते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जाएगी। तो क्या है जी, हमारे पास कंसंट्रेशन थी A की कंसंट्रेशन, A, B की कंसंट्रेशन, C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन। अब हमने कहा था कि राइज टू द पावर विच आर द कोएफिशिएंट्स, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है, ये क्या बनेंगे, इसकी पावर बनेंगे।
ए का कोफिशिएंट ए, बी का कोफिशिएंट बी, सी का कोफिशिएंट, इसकी जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में सी, और डी का जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में डी चला जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो मोल्स होते हैं, हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। हमारे पास H2 है प्लस O2, तो इसमें हमारे पास बनता है 2HO, यानी वाटर बनता है। अब ये 2 हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट है यहाँ पे, इसके साथ 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी क्या है 2 कोफिशिएंट है। अगर इस रिएक्शन को हम KC के इक्वल देखें तो KC हमारे पास कितनी आ जाती है, इसके लिए आ जाएगी प्रोडक्ट हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास के H2O। अब इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, इसकी पावर पे ले जाएंगे, 2 हो गया। और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, कितना मोल, 2 मोल है, कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको हम क्या कर देंगे, पावर में लिख लेंगे। ऑक्सीजन का एक है उसको लिखते नहीं है, लिहाजा ऑक्सीजन क्या हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपको सुनना नहीं है, जस्ट लिखा है। अभी हमने जो स्टूडेंट्स बात की है इसकी कोएफिशिएंट्स की पावर की, इसको हम दोबारा से एक एग्जांपल से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, 2 मोल थे हाइड्रोजन के, 1 मोल था ऑक्सीजन का, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है 2 मोल है हमारे पास किस चीज के, वाटर के। अब होगा क्या, अगर हम इसको इक्विलिब्रियम के स्टेज पे लिखें KC की हालत में, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है वाटर, क्या आ जाएगा H2O, ओवर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, कंसंट्रेशन इनकी लिखनी है हमने, तो H2 और साथ में हमारे पास O2, यही है। अब वाटर के लिए हमारे पास कोएफिशिएंट क्या था, 2 था, तो इसको हमने क्या करना है, पावर में लिख देना। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास कोएफिशिएंट क्या था, 2 था, इसको भी हमने क्या करना है, पावर में लिख देना। ऑक्सीजन के लिए 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, तो ये भी क्या है, इनकी पावर्स आ जाती हैं। ये हमारे पास था कोएफिशिएंट्स लिखने का तरीका। अब फाइनल जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसको हम लिख लेते हैं KC को। तो KC हमारे पास क्या होता है, KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C ओवर कंसंट्रेशन ऑफ D और कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब हमने कोएफिशिएंट्स की बात की, तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं A, B, C और D। तो कोएफिशिएंट्स आ गए KC के लिए। अब ये KC हमारे पास क्या है, KC हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर होल रिएक्शन। हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके हम डेफिनेशन को देखें तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड the concentration to the concentration of product of concentration of reactants। यानी हमने देखना कि इस डेफिनेशन में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमारे पास जैसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट 2 बार आया तो क्या है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है, कंसंट्रेशन के दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट की प्रोडक्ट आती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द product of concentration of products and the product of concentration of reactant। इसकी रेशियो को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये इसकी डेफिनेशन। इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, KC इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C ओवर कंसंट्रेशन ऑफ D एंड कंसंट्रेशन ऑफ B एंड कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। इनके कोएफिशिएंट्स हम ऊपर लिख देते हैं। ये हमारे पास KC होता है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल के साथ इस KC को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास KC है, इसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं। स्टूडेंट्स हमने KC की वैल्यू को देखा है, KC क्या होती है, KC इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो होती है उसको देखा। आज के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट्स को एग्जांपल्स के साथ और प्लस जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं उनको देखेंगे, कैसे यूनिट्स को डिराइव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।